जो मजहब के ठेकेदार बने हैं, चाहे वो भाजपा में बने हैं चाहे वो दूसरी तरफ बने हैं, बातें तो बहुत अच्छी करते हैं लेकिन दर पर्दा सौदा करते हैं। यहाँ बड़े सारे लोग दावेदार हैं, मजहब की आड़ में आपके सामने आते हैं, मजहब के नाम पे फतवे सादर करवाते हैं, बड़े बड़े मौलाना हजरात से फतवे सादर करवाते हैं और उसके बाद ये कहा जाता है फलानी को वोट दे फलानी को ना दे। लेकिन जब इनका माजी देखते हम, जब आहनत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पैगंबर की बेइज्जती की गई और जिन बदबख्तों ने बेइज्जती की, ये लोग वहां चले गए और उनके पांव छूने के लिए गए, कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। लेकिन यहां से दावेदारी करते हैं हम मजहबी ठेकेदार है, हम मजहब के दावेदार हैं। मुझे अफसोस होता है कितना धोखा देंगे ये अपनी कौम को, कितना झूठ बोलेंगे। इनकी अंडरस्टैंडिंग है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ, वो इनको पीछे हर जगह पे अपने कैंडिडेट खड़े करवाते हैं। जो अभी पिछला इलेक्शन हुआ पार्लियामेंट का, लोकसभा का इलेक्शन जो हुआ, उसमें 74 जगह पे अगर ये लोग कैंडिडेट खड़े ना करते तो शायद सेकुलर ताकतें वहां से इलेक्शन जीत जाते और आज भाजपा की सरकार मरकज हिंदुस्तान के अंदर दिल्ली में नहीं होती, आज शायद सेकुलर फोर्सेस की सरकार होती। लेकिन बदकिस्मती से जो मजहब के दावेदार है, मजहब के ठेकेदार है, ये मुसलमानों के नाम पे उनके कैंडिडेट खड़े करते हैं और उसके बाद फतवे सादर कराते हैं। बेचारा जो मुसलमान वो इनोसेंट है, उसको समझ नहीं आता है और वो वोट उनके हक में डालते हैं, वही वोट सेकुलर ताकतों को कम होते हैं और यहाँ पे ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग सरकार बना रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से कि इन डिजाइन को देखें, इन साजिशों को देखें। और अगर आज आपके सामने एक नौजवान खड़ा हुआ है जो बेलोस खिदमत करना चाहता है, जो आपकी आवाज बनना चाहता है, जो इस शहर के नाम के साथ अपने आप को जिसने जोड़ा हुआ है, जिसने ये नहीं देखा कि मुझे कहां से पैसा आएगा, अपने जेब से पैसा लगाया और केस लड़ा यहाँ की इज्जत का, यहाँ की आबरू का, मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूँ 20 तारीख को निकलिए और इसका 24 नंबर का जो निशान है सिलाई मशीन, उस पर झोंक कर जो वोट डालें। मैं आपके जरिए उन तमाम माओ बहनों को भी गुजारिश करना चाहता हूँ जो यहाँ हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, उनको भी गुजारिश करें कि मैं इतनी दूर से आया हूँ। मैंने इनको कहा कि अगर पहले आपने सभाओं का इंतजाम किया होता, मेरे साथ और भी काफी सारे लीडर आते थे, इनकी मदद के लिए आते थे और सब लोग चाहते हैं, वहां भी चाहते हैं, दुआएं करते हैं कि कामयाब हो जाए। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपका शुक्रिया अदा करूंगा। आप आए, आप हमको सुन रहे हैं। बस ये गुजारिश मेरी तरफ से रखिएगा, 20 तारीख को निकलिए और 24 नंबर बटन सिलाई मशीन पे अपना वोट डालिए और इस नौजवान की हौसला अफजाई करें ताकि आगे चलकर आपकी खिदमत करे, यहाँ के लोगों की आवाज़ बने। शुक्रिया। अनीस पटेल साहब ने और हमारे भाई अवीस पटेल साहब ने रखा है इस नशिस्त पर मौजूद जनाब रशीद पटेल साहब, मेरे साथ आए हुए जम्मू कश्मीर से आमदार डॉक्टर बशीर गिरी साहब, जिसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हौसला अफजाई के लिए मेरे साथ आए। नशिस्त में मौजूद हाजिद पटेल साहब, मुजीब पटेल साहब, समेत पटेल साहब, संजय वाघमारे जी, रऊफ पटेल साहब, अफरोज काजी जी,
डॉक्टर हनीफ साहब, नज़ीर फारूकी साहब, डॉक्टर रियाज फारूक भाई, वाहिद पटेल साहब, मंच पर मौजूद रफीक साहब, सामने खड़े हुए सभी पत्रकार हजरात, सामने बैठे हुए सभी हरसुल गांव के मेरे इज्जत बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, हम सब जानते हैं कि इस इलेक्शन में किन चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है, कि ताकतें जो हमको तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, वो चाहती हैं कि हम अपना नुमाइंदा नहीं, उनकी पार्टी की जो विचार हैं, उनकी पार्टी का जो नुमाइंदा है उसको चुन के दें। और उसके बाद पिछले 5 साल में जो हमने देखा, वैसी ही बदनुमा सियासत की फिर से एक बंदरबाट शुरू हो, पार्टियों के द्वारा मिनिस्ट्रीज को बेचा खरीदा जाए, आमदारों को बेचा खरीदा जाए, और जनता के वोट को जो उसने बड़ी ये सोच कर दिया था, उम्मीद से कि इससे हमारी नस्लों का या हमारे परिवार का कुछ भला होगा, उसको पैरों के नीचे रौंदा जाए। आज हम जो भी यहाँ बैठे हैं, एक दूसरों के ख्यालात को सुन रहे हैं। हम सब की ये सोच होनी चाहिए कि इस नशिस्त, इस महफिल से कुछ ऐसी बात निकले जो आने वाले 5 साल के लिए हमारी तकदीर तय करे, हमारा मुस्तकबिल तय करे। यहां से शुरू होकर हिस्से पर पहुंचे और एक तहरीक का रूप अख्तियार करें। आप जानते हैं कि बदनुमा घटिया सियासत में हमारे प्यारे और तारीखी शहर का नाम बदल दिया गया। मैं नाम पर सबसे पहले इसलिए बात करूंगा कि वो नाम मेरे नाम से जुड़ चुका है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सबसे पहले मरहूम मेरे नेता जनाब विलासराव देशमुख साहब का, जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया कि जब ये प्रस्ताव 1995 में गया था तो 2002 में देशमुख साहब ने इस प्रस्ताव को वापस बुला लिया था। ये बात को कभी हमको भूलना नहीं चाहिए। साथ ही साथ इस शहर के एक बड़े इज्जतदार समाज सेवक हुए, क्रांतिकारी हुए, डॉक्टर गोविंद भाई शरौफ। उनका एक इंटरव्यू मेरे पास है, 1995 में हुआ था, जो मैंने हाई कोर्ट में अपनी याचिका में भी उसको जिक्र किया, उसको शामिल किया। गोविंद भाई का कहना था कि इस शहर का नाम बदला जाना एक बहुत बड़ी भूल होगी, इतिहास हमको इसके लिए कभी माफ नहीं करेगा। गोविंद भाई ने ये 7 लफ्जों में कहा है कि संभाजी महाराज का इस जमीन से उनका इससे ताल्लुक नहीं रहा, उनका राज बाजू था, इसीलिए ये ऐतिहासिक शहर है, इसका नाम औरंगाबाद ही रहना चाहिए। इन बातों ने मुझे रास्ता दिखाया। कांग्रेस पार्टी में मैंने अपनी जवानी दी, अपनी जिंदगी के 17 साल दिए। सिर्फ वक्त नहीं दिया, जो मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे साल हो सकते थे, जिसमें मैं अपनी जवानी एंजॉय कर सकता था अपने दोस्तों के साथ। मेरे साथ यहाँ स्टेज पर अफरोज काजी साहब बैठे हैं, जो मेरे बचपन के दोस्त, लेकिन इनको भी याद होगा कि मैं उस सालों में जब सारे दोस्त मिला करते थे,
मैं कांग्रेस पार्टी के लिए काम करता था, इन लोगों के बीच वक्त नहीं दे पाया। मेरा परिवार, मेरे बच्चे कब बड़े हो गए ये भी मुझे नहीं पता। एक सोच थी कि इस पार्टी के जरिए हमारे शहर को, हमारे लोगों को हम आगे ले जाएंगे, एक अच्छा मुस्तकबिल देंगे। लेकिन कब इस पार्टी पर एक नया रंग चढ़ गया ये मुझे नहीं पता। इस वक्त जहां यह सभा हो रही है अमित पटेल साहब के घर के पास, ये कांग्रेसी परिवार है, लेकिन इनका भी मेरे साथ ये यहां खड़े रहना ये दर्शाता है कि कांग्रेस अब वैसी पार्टी नहीं रही। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, ये कहावत तो हमने सबने सुनी होगी, लेकिन शिवसेना को देखकर कांग्रेस ने भी रंग बदल दिया, ये भी हकीकत है। और हिंदुत्व की उस सियासत पर कांग्रेस के भी नेता चल पड़े। जब ये नाम बदलने का मौका आया, मैंने उनसे साफ लफ्जों में कहा कि इस चीज में आप ना चाहें, लेकिन मुझे अंधेरे में रखकर उन्होंने ये फैसला किया। मेरे जमीर को ये गवारा नहीं हुआ कि मैं वहां बैठा रहूं और पीछे से नाम की पार्टी, नाम का जो बोर्ड है वो बदल दिया जाए और एक नया नाम डाल दिया जाए। तो क्या हुआ? अगर ये शहर हमारे बुजुर्गों ने बसाया था तो क्या हुआ? अगर ये शहर किसी मजहब के नाम से जोड़ के देखा जाता है, कौन थे औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह? इसी मुल्क की मिट्टी में पैदा हुए थे, 5वीं पीढ़ी थे, गुजरात में पैदा हुए, औरंगाबाद में दफन हुए। क्या लेके गए? बेवकूफ अहमक नेता जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, शिवसेना और कांग्रेस के और बीजेपी के, जो डिप्टी सीएम और सीएम की कुर्सी पे बैठे हैं हम लोग कि हमको ऐसे नेता मिले हैं। कल मैं यहां के डिप्टी सीएम को सुन रहा था, बड़ी जाहिलियत की वो बात कर रहे थे, उनके जाहिल लहजे में वो कह रहे थे कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह आक्रमणकारी थे। इन बेवकूफों को ये नहीं पता कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह इस मुल्क में गुजरात में पैदा हुए और उनका जो तदफीन है वो यहाँ औरंगाबाद में की गई। क्या लेके गए हो? सभी तो यहीं छोड़ के गए। हम अगर उनको इज्जत की नजर से देखते हैं, अपना बादशाह मानते हैं, कौन से कौम को अपने बादशाह का फख्र नहीं होता? इसमें हमको कोई शर्मिंदगी नहीं। ये अगर कहते हैं कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ये गलत है, तो हम भी फख्र से कहते हैं कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ये हमारे शहंशाह थे और हमें फख्र है कि इस मिट्टी में हम पैदा हुए जहां औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जिंदगी थी। हम आदर करते हैं शिवाजी महाराज का, हम आदर करते हैं संभाजी महाराज का। इस्तीफा देने के बाद मैं पूना गया, भोसले परिवार के वंशजों से मिला। मैंने उनसे पूछा, आप मुझे बताएं, मैंने नामांतर पे इस्तीफा दिया है, इस पे आपका क्या कहना है? वो हंसे। उन्होंने एक ही बात की कि ये हमारी डिमांड नहीं थी। क्या तुमने कभी कहीं पढ़ा या कहीं सुना कि शिवाजी महाराज ने ये बात की? क्या तुमने कभी सुना कि संभाजी महाराज ने ये बात की? क्या तुमने कभी सुना कि संभाजी महाराज के बेटे शाहू महाराज ने ये बात की? क्या तुमने कभी सुना कि 350 साल में भोसले परिवार के किसी शख्स ने ये बात की, चाहे वो कोल्हापुर की गद्दी से आता हो या सातारे की गद्दी से आता हो? इस बात ने मुझे हौसला दिया और मैं खुल के इस लड़ाई में आ गया। उन्होंने मुझे ये भी कहा कि तुम्हारे शहर का नाम बदला गया, न्योता दिया गया था हमको, हमने पेपरों में पढ़ा था कि शिवाजी महाराज के वंशज यहाँ आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। इसके पीछे की सच्चाई हमको नहीं बताई गई। मैं नाम पे इतना जोर क्यों देता हूं ये भी बताऊंगा। मेरा कहने का मकसद यही है कि ये सिर्फ एक नफरत की राजनीति थी। उन्होंने मुझे यही कहा कि शिवसेना का एक नेता था बाल ठाकरे, जो अपनी पार्टी को लॉन्च करना चाहता था, अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहता था। ये उसकी डिमांड थी, ये हमारी डिमांड नहीं। और उसने ये झूठ रचा। उसके एमपी रहे, एमएलए रहे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के नेता, उन लोगों ने
एक झूठ फैलाया और उस झूठ पे वो आगे चलते रहे। उन्होंने कभी ये क्यों नहीं बताया कि संभाजी महाराज के जो बड़े बेटे थे शाहू महाराज, वो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की मिनिस्ट्री में 18 साल कैबिनेट मिनिस्टर रहे, 7 वज़ारी मनसबदार रहे। मेरे पास वो गेजेट मौजूद है, अगर कोई मुझ पे इसका सबूत चाहेगा तो मैं दे दूंगा। मैंने कोर्ट में भी ये सबमिट किया हुआ। बात अगर करें मैंने एक बात और की कि अगर ये शहर औरंगाबाद न होकर रामपुर, सीतापुर, अयोध्या या किशनगंज कोई और नाम होता, श्रीरामपुर जैसे हमारे बगल में, तो मैं उसके लिए भी लड़ा होता, मैं उसके लिए भी इसी तरीके से खड़ा हुआ होता। क्योंकि ये मुल्क ये सभी का है, यहाँ रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट सभी का है। हर बिरादर, हर समाज को अपने राजाओं का, हुक्मरानों का, शहंशाहों का फख्र है। हमें भी अपने हुक्मरानों का, अपने शहंशाहों का फख्र है जिन्होंने अदल व इंसाफ से हुकूमत कायम की। आपस में राजा राजाओं में या हुक्मरानों में कुछ इख्तिलाफ होंगे, लेकिन उन्होंने जनता के साथ कभी नाइंसाफी नहीं की। अब इस नाम के ऊपर हम क्या चाहते हैं? हम चाहेंगे कि हमारी शिनाख्त जिसमें हमारी पीढ़ियां गुजर गई, वो शिनाख्त बची रहे और इस शिनाख्त के साथ ही हम अपनी नस्लों को आगे एक बेहतर मुस्तकबिल दे सकें। इस इलेक्शन के अंदर मैं जहां भी जा रहा हूं, रोड में जो रास्तों पर फिर रहा हूं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहा हूं, रैलीज कर रहा हूं, लोगों का मुझसे यही कहना होता है, बाकी सब बाद में देखेंगे। हालांकि मैं कह रहा हूं कि हम विकास के लिए ये देना चाहते हैं, लेकिन लोगों का मुझसे एक ही बात कहना होता है, नाम, हमको नाम चाहिए, हमको हमारी शिनाख्त चाहिए। पहले हमारा गुलाम वापस लाके लो, उसके बाद ये पार्टियां 70 साल से हुकूमत में है, ये फिर आएंगी आपके बीच, फिर कहेंगी कि हम पानी लाएंगे, हम बिजली लाएंगे, हम सड़क लाएंगे। तो इनसे सवाल पूछना कि 70 साल से कहां आप सो रहे थे जो आज तक सड़क नहीं बनी? ये हस्बे हरसूल जो है, ये हस्बे हरसूल ये औरंगाबाद शहर से पुराना है। ये शहर तो मलिक अंबर ने बसाया, लेकिन हरसूल पहले से है। औरंगाबाद से पुरानी जगह अगर है जहां आबादी थी वो हरसूल है। हिंदुस्तान तो 70 साल पहले आजाद हुआ। हर 5 साल का सपना दिखा के हमको सड़क, बिजली, पानी के नाम से वोट ले लिए जाते हैं। तो इस 5 साल में आप ये कर दोगे, इसकी गारंटी क्या है? लेकिन कुछ लोग आए हैं बाहर से भी, दूसरे बाजू के स्टेट से आए हैं, कोई दूसरे बाजू के डिवीजन से आया है, वो कहते हैं कि हम ये देंगे, वो देंगे। उनसे पूछना चाहिए कि आप एक मजबूत क़यादत की बात करते थे, ये कौन सी क़यादत है कि आपके रहते हमारा नाम बदल दिया गया, हमारी पहचान निकाल दी। हम यहाँ रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग आपस में भाईचारे से प्यार से रहते हैं, लेकिन इन्होंने सिर्फ नफरत की सियासत की। इन्होंने मुसलमानों से कहा कि तुम हमारे साथ आ जाओ, किसी ने हिंदू समाज से कहा कि तुम हमारे साथ आ जाओ, किसी ने और किसी समाज से कहा कि तुम हमारे साथ आ जाओ। लेकिन हम औरंगाबाद की सरजमीन के लोग, हम ये कहेंगे कि यहाँ रहने वाला हर हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, सिख, ईसाई वो हमारा भाई है और हम एक साथ रहकर आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारे शहर में एक बहुत बड़े नेता हुए डॉक्टर रफीक ज़करिया साहब, हम उनकी सोच को आगे ले जाना चाहते हैं। हम चाहेंगे कि अपनी शिनाख्त को वापस लाएं। इस इलेक्शन में मैंने साफ किया है कि मैं किसी पार्टी का टिकट नहीं लूंगा और मैं जाऊंगा तो अपक्ष जाना चाहूंगा। जहां लोग पार्टियों के सामने लाइन लगा के खड़े थे कि इस पार्टी का टिकट मिल जाए, उस पार्टी का टिकट मिल जाए, कपड़े तो वो फैंसी ड्रेस जैसे बदल रहे थे कि कभी इस पार्टी का चोला ओढ़ लो, कभी उस पार्टी का चोला ओढ़ लो। सवेरे आपको मिलते हैं, रात को मिले और सवेरे आपको फिर से उनसे पूछना पड़ता है, भैया आप कौन सी पार्टी में हो?
रात से सवेरे होते होते उनकी पार्टियां बदल जाती हैं, उनके विचार बदल जाते हैं। मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, कांग्रेस पार्टी में 17-18 साल काम किया, पार्टी छोड़ी, 2.5 साल से औरंगाबाद का केस लड़ा, किसी से चंदा नहीं दिया, ये भी बात सबको पता है, अपनी जाति जमीनें बेची, उसके लिए भी मैं कोई तालियां नहीं चाहता। ये मेरा फर्ज मैंने इसलिए समझा क्योंकि मैंने आगे बढ़ा। हाई कोर्ट में जो हमारे साथ हुआ वो सबको पता है, इस वक्त उसके बारे में बोलना सही नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में इन पार्टियों ने अपने एजेंट्स को भेजा और हमारे साथ वहां भी धोखा हुआ और केस को खराब किया हमारे जाने से पहले, क्योंकि ये डरते थे कि कहीं ये नाम वापस न रह जाए। इनको इतनी नफरत है, ये चाहते हैं मुसलमानों का वोट, सेकुलर के नाम से ही आते हैं, लेकिन उनको मुसलमान एक बादशाह का, एक शहंशाह का नाम तक मंजूर नहीं। और झूठ पसराया हुआ है, सारा झूठ, जितने ड्रामेस बनाए जा रहे हैं, जितने इस वक्त व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे मैसेजेस चलाए जा रहे हैं, वो सब झूठ, वो इतिहास से बहुत दूर है। हम चाहेंगे कि हम अपना नाम वापस लाएं। मैंने ये बात भी साफ की है कि मैं अपनी जनता के भरोसे, अपने लोगों के भरोसे विधानसभा जाना चाहूंगा। मेरी पार्टी, मेरे नेता, मेरे औरंगाबाद के भाई बहन हैं, मेरे लोग, कोई शरद पवार नहीं, कोई उद्धव ठाकरे नहीं, कोई राहुल गांधी या नाना पटोले नहीं चाहिए, कोई आईसी नहीं चाहिए और कोई दूसरा कोई लीडर नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ अपने लोगों का नुमाइंदा बन के जाना है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है वो ये नहीं कहता कि पब्लिक रिप्रेजेंटेशन किसी पार्टी के जरिए ही किया जा सकता है। इंडिपेंडेंट को भी उतनी ही वैल्यू है, उसके पास भी उतना ही फंड है, और वो अगर खड़ा हो जाए तो पार्टियों को भी झुका सकता है। जब इनके पास तादाद कम होती है तो ये इंडिपेंडेंट्स के पास पैर पकड़ते आ जाते हैं कि आप हमको सपोर्ट करें, हमको सपोर्ट करें। मैंने अपनी तरफ से ये बात भी साफ की कि मैं सियासत में हूं, लेकिन मुझे जिंदगी में कभी करप्शन नहीं करना, मुझे कभी कभी पैसा नहीं खाना, चाहे मैं कुछ भी बन जाऊं। मेरे एमपी को छोटी बात है, मैं चाहूंगा कि मैं एक साफ सुथरी सियासत का मुजाहिरा पेश करूं, उसका एक नमूना पेश करूं, अपने लोगों को भी फख्र महसूस करवाऊं। और ये भी बात साफ की है कि मैं गांधी के, नेहरू के, अंबेडकर के, मौलाना आजाद के विचारों को मानने वाला हूं, तो मैं इस विधानसभा में जाऊं। अगर सेकुलर सरकार बन रही हो, वैसे तो ये सेकुलर रहेगी, लेकिन अगर सेकुलर सरकार बन रही हो तो हम उसको बिना शर्त समर्थन देंगे। मेरी तरफ से आप में से सामने बैठा कोई भी शख्स ये कह सकता है कि हम अपना नुमाइंदा भेज रहे हैं, तुम जाओ, वो आके यही कहेंगे कि अगर आपने हमारे नुमाइंदे को नहीं दिया तो बीजेपी आ जाएगी, तो बोला बीजेपी नहीं आएगी, हम अपना नुमाइंदा देंगे आपको, और वो आपको आके फ्री में वोट देगा। मुझे आपकी चाय भी नहीं चाहिए, मैं इस मंच से कहता हूं। लेकिन जो मेरे मुद्दे हैं, अपने शहर का नाम वापस लाना, अपने शहर का विकास करना, औरंगाबाद के लिए जो कुछ मैंने अपने मैनिफेस्टो में और जो सोच मैंने सामने रखी है वो सारी चीजें लाना, उससे मैं बिल्कुल भी अपने आप को दस्तबरदार नहीं करूंगा, इसीलिए इंडिपेंडेंट लाना चाहता हूं। अब बात करें इसके ऊपर, और तो केस लड़ते लड़ते ये समझ आया 1953 की गाइडलाइंस है जिसके तहत पूरे मुल्क में शहरों के नाम बदले जा रहे हैं। अगर कोई चाहे तो गूगल करके पढ़ सकता है, जिसको हम ब्रॉड प्रिंसिपल्स कहते हैं 1953। उसमें पहला चीज ये लिखी कि अगर किसी शहर का नाम बदला जाना है तो उसके लिए विधानसभा में बिल लाया जाना ये जरूरी है, और विधायक के जरिए लाया जाना चाहिए, एमएलसी के जरिए नहीं, एमपी के जरिए नहीं। ये विधानसभा में बिल लाया जाएगा, उसमें चर्चा हो, चर्चा के बाद अगर वो बिल एक सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाता है तो ये केंद्र के पास जाएगा मंजूरी की। अब बात करते हैं आगे की। अगर ये हमको करना है, उसके नीचे फिर कई कंडीशंस लिखी हैं कि किसी शहर का नाम बदला जाना है तो वो हिस्टोरिक जगह नहीं होनी चाहिए, एक उसी नाम का कोई गांव भी उस सूबे में नहीं होना चाहिए, महापुरुषों के नाम पे नहीं रखा जाना चाहिए, और उसका डिटेल रीजन दिया जाना चाहिए, भाषा के आधार पे, प्रांतवाद के आधार पे नाम नहीं रखा जाना चाहिए। ये सारी कंडीशन है जिसका इन लोगों ने उल्लंघन किया है। हमारा केस इसी पर है कि इन्होंने सारा प्रोसीजर फॉलो नहीं किया। जो महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू एक्ट है महसूल का, उसका इन्होंने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, जिसको एक तरीके से उड़ाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे पहली बात ये निकल के आती है कि विधायक द्वारा बिल लाया जाना चाहिए, एमएलए के जरिए बिल लाया जाना चाहिए।
आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस का, राष्ट्रवादी का, शिवसेना का, या शिंदे गट का, या अजित दादा गट का, या बीजेपी और कोई पार्टी का कोई एमएलए बिल लाने की कैपेसिटी नहीं। यहां तक कि एमआईएम का भी कोई एमएलए या एमपी बिल लाने की कैपेसिटी में नहीं। ये बात मैं किस उस पे कह रहा हूं। 2.5 साल से एमआईएम के 2 एमएलए सदन में बैठे रहे, दुलिया साइड से, यहां से नहीं थे, वहां से। लेकिन इन 2.5 सालों में उन्होंने क्या कुछ औरंगाबाद के नाम के बारे में बिल तो छोड़िए, नाम भी नहीं दिया। एमपी साहब उन्होंने एक ऑब्जेक्शन नहीं दिया होम मिनिस्ट्री के अंदर, क्योंकि होम मिनिस्ट्री में ऑब्जेक्शन दिया जाना जरूरी था। कि होम मिनिस्ट्री में ऑब्जेक्शन दे दिया होता जब ये केंद्र के पास मंजूरी के लिए गया, तो शायद ये प्रपोजल जो था वो डिस्प्यूट में पड़ जाता और एनओसी नहीं आती। लेकिन उस पर बात नहीं की जाए। उनके सुप्रीमो आते हैं यहाँ पर, मुसलमानों के खैर ख्वाह बनते हैं, औरंगाबाद का नाम कहते कहते और कहकर रुक जाते हैं, फिर कहते हैं अभी शहर से आपके मुंह से आवाज नहीं निकल रही औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का नाम लेने की। बड़ी बेशर्मी से कहते हैं कि हमारा उनका कोई ताल्लुक नहीं। हम इस मंच से कहते हैं कि हमारा उनका ताल्लुक है, और हम फख्र से कहते हैं कि हम औरंगाबादी हैं। यह एक ऐसी सरजमीन है महाराष्ट्र में जहां हम सबका आदर करते हैं। फूले शाह अम्बेडकर हमारी सोच है, हमारी विचारधारा है, शिवाजी हम उनका आदर करते हैं, लेकिन हम किसी की बुराई नहीं करते। हम चाहेंगे कि ये शहर औरंगाबाद ही रहे और हम इस पर बिल लाएं। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की तारीख में ये एक पहला अपने आप में एक नमूना होगा कि अगर विधानसभा में कोई विधायक नाम तब्दील किए जाने के विरोध में जिसने आवाज उठाई वो चुन के गया सिर्फ जनता के भरोसे। ये चाहते थे मुझे टिकट देना, फंड देना। मैंने कहा कि आप टिकट देके, फंड देके, आपके दामन पे जो दाग हैं, जो छींटे उड़े हैं खून की, वो आप धो देना चाहते हैं और ये बात को नॉर्मलाइज कर देना चाहते हैं। मैं आपके मंच पे नहीं, मैं आपको ये धोने नहीं दूंगा। तो हम ये बिल लाएंगे हिंदुस्तान में। ये अपने पास आज तक आपने देखा होगा कि जो बिल लाए गए वो औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर का, फिरोजाबाद का नाम अयोध्या का, अहमदनगर का नाम अहिल्याबाई नगर का, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज का, अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ का, आपके अलीबाग का नाम और कोई अभी उन्होंने नया नाम रखा है। तो इसी किस्म से बीजेपी के, शिवसेना के और ये जो राइट विंग ग्रुप्स हैं, जो विचारधारा, जो कट्टरवादी विचारधारा है, उन्हीं के एमएलएस के जरिए बिल लाए जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी देखा कि कोई सेकुलर बात करने वाली पार्टी के विधायक ने कभी ऐसा बिल लाया हिंदुस्तान में जो ये कहता है कि ये शहर अक़लियत के राजा या नाम से था, ये नाम पिछली सरकार ने बदल दिया और मैं वापस ये अक़लियती नाम का बिल लाता हूं कि ये नाम उसी को रखा जाए। ये नहीं हुआ। इंशाअल्लाह चुन के आने के बाद औरंगाबाद की तरफ से ये पहला बिल होगा जो हिंदुस्तान की तारीख में अपना नाम वापस लेने के लिए होगा। हम चाहेंगे कि हमारा नाम ये वापस आए। साथ ही साथ हम चाहेंगे कि हमारे साथ जो बिरादरान वतन है, जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, उनको भी हम गले से लगा के रखें। इसीलिए मैंने अपनी तरफ से कोर्ट में एक पेशकश की कि इस शहर अब इतना बड़ा हो गया है, इस शहर में अगर सिर्फ आप नक्शे को रिवाइज करें, कोई नया शहर बसाने की जरूरत नहीं। आपको जो झालर क्षेत्र है सिडको के, जहां आबादियां बस चुकी है, उनको इसके अंदर लेना है। जैसे इस महानगर पालिका के साथ साथ सातारा और देवराई को इसमें लिया गया है, लेकिन उसी के बगल में बाड़ापुर जहां कॉलोनीज बन चुकी है, उसी के बगल में गांधी जी है जहां स्कीम्स हो चुकी है, उसी के बगल में झालटा है जहां बस्तियां बस चुकी है, कॉलोनीज बन चुकी है, लोग रह रहे हैं परेशान है। ग्राम पंचायत से उनको सुविधा नहीं मिल पा रही, पानी नहीं मिल पा रहा, सड़कें नहीं है।
उसी के बगल में आप चले जाएं तो कैम्ब्रिज स्कूल से नीचे उतर जाएं तो मांडकी है, ऊपर हीरापुर है, सुंदरवाड़ी है, जो क्षेत्र MIDC तक जाता है। इसी से आप मांडकी से आगे आ जाएं तो सोंगी पे आ जाते हैं आप यहाँ पे। सोंगी से नीचे आ जाएं तो अशरफपुर आता है। अशरफपुर से नीचे उतर जाएं तो हमारे हरसूल के पीछे इस्लामपुर वाड़ी आता है। इस्लामपुर वाड़ी से आप आगे चले जाएं तो ओहर आता है। ये सारे गांव के डेवलप नहीं हो गए, यहाँ के लोग रहने नहीं आ गए या स्कीम्स नहीं बन गई। नीचे चले जाएं आप पैटर्न रोड से नीचे तो वालूज महानगर का एरिया शुरू हो जाता है। गोलवाड़ी, करोड़ों के बंगले, करोड़ों के फ्लैट्स बन चुके हैं वहां। उससे आगे आप चले जाएं तो 30 गांव आता है। 30 गांव से आगे चले जाएं, आज प्लॉट्स नहीं मिलते वहां। 30 गांव से आगे चले जाएं तो रंजन गांव आता है। इधर से पंडरपुर आता है, इधर से वालूज आता है, बीच में कैंटोनमेंट बोर्ड आता है। कैंटोनमेंट का तो ऑलरेडी चल ही रहा है। मैंने सिर्फ इतनी बात कही है कि थोड़ा अकल का इस्तेमाल करें। घास खाने चली गई आपकी अकल। ये सारे गांवों को आप क्यों नहीं ले लेते एक साथ? 200 के ऊपर आपके पास वार्ड्स बन जाएंगे, शायद उससे कहीं ज्यादा तादाद बन जाए। आप 2 महानगर पालिका बनाए, पूना और पिंपरी चिंचोड़ जैसी, हैदराबाद सिकंदराबाद जैसी, बॉम्बे थाना जैसी। जो पुरानी शहर की हमारी ऐतिहासिक महानगर पालिका है उसको औरंगाबाद रहने दें, और जो नई महानगर पालिका बनती है उसको संभाजी महाराज का नाम दें। इस तरीके से दोनों समाज में फिर से भाईचारा बढ़ेगा। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि मैं सियासत का एक तालिब इल्म हूं। 1980 के पहले ये शहर फास्टेस्ट डेवलपिंग सिटी इन एशिया के नाम से जाना जाता था, जो सकरिया साहब की देन थी, जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं, जिनको हम अपनी मेंटोर मानते हैं। लेकिन 1980 के बाद ये शहर इतना पिछड़ गया कि आज 1000 की लिस्ट में भी नहीं मिलता है एशिया के अंदर। महाराष्ट्र में इसका नाम पिछड़ गया। तालुके की जैसे हम जिंदगी जी रहे हैं। डिविजनल कैपिटल, विभागीय, इसको हम मुख्यालय कहते हैं। ये क्यों हुआ? जब से ये नाम का मुद्दा बाल ठाकरे आया और यहां डाल के गया, हमारा विकास पिछड़ गया। भाइयों में कहीं ना कहीं एक तनाव पैदा हो गया। लोगों का जहन विकास से हटकर जातिवाद पे, नफरत पे चला गया। मैं चाहूंगा कि ये जो बीमारी हमारे शहर में पनपी है, इस बीमारी का हम इलाज करें। हम औरंगाबाद भी रखें, हम संभाजी महाराज के नाम से एक महानगर पालिका भी नहीं बना। इसमें एक बदमाशी और हुई। औरंगाबाद महानगर पालिका को जब संभाजी नगर महानगर पालिका किया गया तो हमारा 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। क्योंकि अगर कोई भी नई महानगर पालिका बनाई जाती है तो उसके अंदर सेंटर को स्टैब्लिशमेंट फंड देना पड़ता है, जो मेरी जानकारी के हिसाब से कम 100 करोड़ रुपए का होता है। मोदी और अमित शाह ने क्या किया? हमको लड़ा दिया और खुद तो वहां बैठे हैं आराम से। वो 100 करोड़ का चेक जो हमारे को मिलना चाहिए था वो उनके पास। लेकिन हम औरंगाबाद शहर के लोग, हमारे नेताओं ने भले हमको बेवकूफ बनाया, अब तो हमको अक्ल है। महानगर पालिका है उसको औरंगाबाद रखें, जो नई महानगर पालिका बनाई जाएगी उसको हम संभाजी नगर महानगर पालिका करेंगे। और मोदी से कहेंगे कि अब ये नई महानगर पालिका है, इसके लिए 100 करोड़ का हमारा वो चेक हमको दो। वो पैसा हम यहाँ लाएंगे, विकास करेंगे, अपने बच्चों को रोजगार देंगे, माँ बहनों के लिए नए विकल्प खड़े करेंगे कि वो आगे बढ़ सके, सुरक्षा मिल सके, हमारी नस्लें यहाँ पे खुशहाल से जी। उसके बाद जो पुरानी महानगर पालिका है, इसका एक प्रपोजल 2015 में जो गया था केंद्र के पास, सॉरी यूनेस्को के पास, फडणवीस सरकार के द्वारा, कि इस शहर को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सिटी डिक्लेयर किया जाए। और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में एक अकलूता शहर है औरंगाबाद, जो वर्ल्ड हेरिटेज सिटी डिक्लेयर किया जा सकता है। इसके अलावा कोई शहर नहीं। मोदी ने बड़ी चालाकी से अहमदाबाद को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी डिक्लेयर करवाया हुआ है गुजरात में। और जहां तक मेरी जानकारी, लगभग 1000 करोड़ के ऊपर इन्होंने यूनेस्को से पैसा लाया और हमको लगा दिया यहाँ आपस में हिंदू मुस्लिम लड़ने के लिए। हम चाहेंगे कि वो जो पुरानी महानगर पालिका है उसके लिए भी हम यूनेस्को में जो प्रपोजल है हमारा उसको परस्यू करें और उसको वहां से करा के कम से कम 1000 करोड़ का जो फंड हमको मिल सकता है, वो 1000 करोड़ का फंड हम लाएं। अपनी ऐतिहासिक जो धरोहर है, जो पुरातत्व वस्तुएं हैं हमारे पास, उसको हम डेवलप करें। उसको डेवलप करके पर्यटन के जरिए रोजगार बढ़ाएं। मेरी ये सोच रहेगी कि किसी भी तरीके से अपनी पहचान पे कायम रहते हुए, इस शहर में भाईचारा मेंटेन करते हुए हमको आगे बढ़ना है। यहाँ पे पर्यटन का बहुत स्कोप है।
ये काम करके जैसे मैंने आपको बताया हमको लगभग 1100 करोड़ रुपया मिल सकता है दोनों सेक्स के अंदर। एक एमएलए के जरिए, एमएलए के तौर पे मैं वो सारी चीजें करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि अपने शहर में फंड्स ना हो, चाहे यूनेस्को से हो चाहे सेंटर से हो। दूसरी चीज, हमारे शहर में जो पर्यटन का बहुत बड़ा स्कोप है, ऐतिहासिक कैपिटल है, उसको हम डेवलप करें और जो हमारा पर्यटन व्यवसाय चला गया है उसको फिर से वापस लाएं। साथ ही साथ हमारे पास ऐसे कई उद्योग हैं जिसमें क्लस्टर डेवलप किए जा सकते हैं। उन नौजवानों को रोजगार क्लस्टर्स के जरिए, जो MIDC या DMIC हमारे पास है, वो है तो हमारी जमीन पे, लेकिन हमारे नौजवानों को उसमें कितनी नौकरी मिल रही है? क्या कभी किसी नेता ने इस पे बात की? उन्होंने कहा कभी उस इंडस्ट्रियलिस्ट से? उनकी फोटोज तो आती हैं, वो बीसा के और वो सारे इंडस्ट्रीज के लोगों के साथ बैठी। उन्होंने क्यों नहीं कहा कि आपको औरंगाबाद के नौजवानों को पहले रोजगार देना चाहिए, फिर आप बाहर से लाए? हम देखते हैं कि इनके ऑफिसेज भी बाहर हैं, नासिक में है, पूना में है। हम चाहेंगे कि इस शहर में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार लाएं। पानी का जो मसला हमारे शहर में चल रहा है उसको हल करें। हर महल्ले के अंदर हॉस्पिटल्स बने, हर महल्ले के अंदर हेल्थ क्लब बने। नशे का जो कारोबार बढ़ गया है, हमारे नौजवान कुछ उसमें नशे में फंस गए हैं, उनके लिए हम व्यसन मुक्ति केंद्र बनाएं ताकि उनके माँ बाप, उनके परिवारों को राहत मिले और वो बच्चे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें। इस इलेक्शन के अंदर हमको नफरत की राजनीति को हराना है, हमारे शहर को अपनी पहचान के साथ फिर से आगे बढ़ाना है। डॉक्टर रफीक ज़करिया जिस मुकाम पे ले गए थे उस मुकाम पे हमको वापस ले जाना है। और हमसे पहले जो शहर हमारे बराबरी में हुआ करते थे, जैसे पूना या हैदराबाद या नासिक, हमको उनसे आगे निकलना है। हमारे पास कोई टारगेट नहीं। तो इस इलेक्शन में मैं इसीलिए एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पे खड़ा हूँ और सारी पार्टियों ने हमको मायूस किया है। हमारे विचार वही बाबा साहेब फुले शाहू अम्बेडकर, मौलाना आज़ाद के विचार हैं। आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस इलेक्शन में आप मेरा साथ दें। मैं इंशाअल्लाह वज़ीम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपके एतमाद को, आपके भरोसे को कभी टूटने न दूं और आपको फख्र महसूस हो कि हमने अपने भाई को या अपने बेटे को वहाँ भेजा था। मेरा लक्ष्य सिर्फ कुर्सी पर बैठना नहीं, मेरा लक्ष्य है आप लोगों के लिए, अपने शहर के लिए कुछ करना और साफ सुथरा एक बावकार शहरी, एक बावकार मोमिन की तरह उस कुर्सी से उतरना। लोग चढ़ते तो हैं बड़ी अच्छी तरीके से, लेकिन जब उतरते हैं तो जलील हो जाते हैं। तो मुझे ऐसी कोई जलालत नहीं चाहिए अपने और अपने ख़ानदान के नाम पर। इज्जत और इकराम से नवाजा, इतने सुकून से आप लोग ने मुझे सुना, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। फिर से एक बार गुजारिश करूँगा कि मेरा साथ दें। इस लड़ाई को मैं वहाँ असेंबली में लड़ना चाहता हूँ और आपके लिए और आने वाली हमारी सबकी नस्लों के लिए काम करना चाहता हूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। में बड़ी तादाद में खड़े के उनके हक में वोट करना है और हमें हमारा शहर का नाम वापस लाना है। तो हम हिशाम उस्मानी साहब का रसूल वासियों की तरफ से ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि हिशाम भाई, औरंगाबाद के लिए जिस तरह आपने हमारे लिए संघर्ष किया है, जिस तरह कुर्बानी दी है, इंशाअल्लाह 20 तारीख को आप ये रसूल परिषद से बहुत बड़ी तादाद में वोट हासिल करेंगे। बैठ रहे मुसलमानों को अनाप शनाप नाम लेने वाले उस शिवसेना के नेताओं के बगल में, हम बैठ रहे हैं कौम की गद्दारी करने वालों के साथ। हम बैठ रहे हैं, हमारा जो चुकी है, हम इस कांग्रेस को नहीं मानते हैं, कांग्रेस को छोड़ रहे कहने वालों को बता दूं, हर हाल में हम साहिबे किरदार रहेंगे, फूलों की तरह जीनते गुलजार रहेंगे। सौदा नहीं कर सकते हम अपनी अना का, खुददार थे खुददार हैं, खुददार रहेंगे। और मैं हिशाम उस्मानी साहब के बारे में बता दूं, उस्मानी साहब का नाम जब हमारे जहनों में आता है तो एक और नाम हमारे दिमाग में चलता है और वो नाम है औरंगाबाद। औरंगाबाद और हिशाम उस्मानी एक संगम बन चुका है।
इनको दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है। ये एक संगम बन चुका है। और हिशाम उस्मानी साहब, मैं आपके जीवन संघर्ष को जब देखता हूँ, आपके साथ जो घटनाएं बीते दिनों हुई है, तो मैं आपको बता दूं, हिशाम उस्मानी साहब, आपको देखकर मुझे साकी अमरोही के चंद लाइनें याद आते हैं कि मंजिले लाख कठिन आए गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। चल रहे थे जो मेरे साथ, कहा है वो लोग जो ये कहते थे कि रास्ते में बिखर जाऊंगा। दरबदर होने से पहले कभी सोचा भी न था, घर मुझे रास ना आया तो किधर जाऊंगा। और अगली लाइन औरंगाबाद के लिए, उनकी कुर्बानी के लिए है, याद रखे मुझे दुनिया तेरी तस्वीर के साथ, रंग ऐसे तेरी तस्वीर में भर जाऊंगा। लाख रोके ये अंधेरे मेरा रास्ता, लेकिन मैं जिधर रोशनी जाएंगी उधर जाऊंगा, मैं जिधर रोशनी जाएंगी उधर जाऊंगा। आपको मैं बता दूं, हिशाम उस्मानी साहब ने औरंगाबाद के लिए बहुत कुर्बानी दी है। उन्होंने अपना जिला अध्यक्ष पद छोड़ा है, जो मामूली नहीं था, वो सत्ताधारी पक्ष में थे। तो मैं आपको बता दूं, वक्त की कमी है, हिशाम उस्मानी साहब को और भी कार्यक्रम में जाना है। तो अब हमारा ये वक्त आ चुका है कि हिशाम उस्मानी साहब ने हमारे लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी है। अब ये बदले का वक्त है, हमें उनके एहसानात को चुकाना है, हमें उनका कर्ज चुकाना है। तो आने वाली 20 तारीख को 24 नंबर बटन पर सिलाई मशीन के सामने हमें बटन दबाकर हिशाम उस्मानी साहब को मजबूती देना है। और वो विधानसभा में जाकर बीजेपी, आरएसएस और आरएसएस की छोटी माँ, जिसका मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाओगे वो कौन है, उनसे सवाल पूछेंगे और हमारा जो नाम, हमारा जो वजूद उन्होंने हमसे छीना है, वो उनके हाथ में से छीन कर हमें ला कर देंगे। और इंशाअल्लाह औरंगाबाद का नाम औरंगाबाद कायम करेंगे। औरंगाबाद हमें चाहिए, तो आप जोरों से एक बार आवाज दीजिए, औरंगाबाद जिंदाबाद। यहाँ पर कश्मीर के वादियों से हमारे ऐतिहासिक शहर बुजुर्गों के दिन और बुजुर्गान दिन के औरंगाबाद में तशरीफ़ लाए एमएलए साहब हिशाम उस्मानी साहब का काम मैं खुद देखा हूँ कांग्रेस में, और साहब ने कांग्रेस को बहुत हद तक के आगे लेके गए। कांग्रेस के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, और फिर कांग्रेस ने एक बार उनके साथ धोखा दिया। साहब का कांग्रेस के साथ साथ सभी समाज में और हर जगह उनका लुकआउट है। यह नहीं कि ये समाज के लिए मैं कर रहा हूँ, अपने समाज के लिए तो कर रहे हैं, उन्होंने दिया ये बहुत बड़ी कुर्बानी है, सभी समाज के साथ जुड़ना और ऐसे व्यक्तित्व को चुन के लाना जो अपने समाज के लिए कुर्बानी देता है। हमारे पास सत्तार सेठ इतने बड़े नेता है महाराष्ट्र लेवल के, क्या किया उन्होंने? एक मेमोरेंडम दिया उन्होंने, हमारे हुजूर के गुस्ताखी में कुछ बोला नहीं। साहब ने एक बात में अपना इस्तीफा देके ये बता दिया है कि कौम के लिए मैं हूँ, मेरे लिए कोई पद मायने नहीं रखता। और इस बात का गवाही देते हुए सबसे मैं गुजारिश करूंगा साहब को, 23 तारीख को मशीन पे 24 नंबर पे बटन, 20 तारीख को आप जो है उनको बड़ी मात्रा में चुन के लाए। धन्यवाद। औरंगाबाद वो जगह है जहाँ प्यार मोहब्बत के साथ साथ हमारी सकाफत, हमारा विरसा और हमारा कल्चर वाबस्ता है। यहाँ हर कोई जाति के साथ रहने वाला इंसान प्यार और मोहब्बत के साथ रहता है। हम कश्मीर से देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर एक ऐसी जगह है जिसके बारे में कम्युनल राइट्स की आग में जल रहा था, हिंदू मुसलमान को मार रहा था, मुसलमान हिंदू का कत्ल कर रहा था, लेकिन कश्मीर में हमने हिंदू मुस्लिम सिख जिहाद का भाईचारा थामे रखा। और महात्मा गांधी ने उस तूफानों में कहा, अगर मुझे रोशनी की किरण कहीं पे नजर आती है तो वो कश्मीर। और कश्मीर से जब हम देखते हैं, औरंगाबाद में भी ये परंपरा कायम रही, लेकिन बदकिस्मती से कई सालों से
नफरत के पुजारियों ने यहाँ पे भाई को भाई का दुश्मन बनाने की ठान ली। मजहब के नाम पे सियासत की जा रही है, मजहब के नाम पे इंसान को इंसान से कटवाया जाता है, मजहब के नाम पे लोगों को मारा जाता है और उसके बाद कुर्सी हासिल की जाती है। ये तमाशा हम पिछले कई दहाइयों से देख रहे हैं। उसी की एक कड़ी थी कि इस औरंगाबाद शहर का नाम बदलने की कोशिश की गई। उसके पस मंजर, उसके बैकड्रॉप में कोई अच्छाई नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनल एजेंडा था। इतने दूर से जब हम देख रहे थे, यहाँ कई सारे लोग खड़े हो गए, लेकिन एक एक करके सब बैठ गए। और उसमें एक नौजवान लड़का हिशाम उस्मानी, जिसने बिल्कुल बराबर वो जंग लड़ी और जंग इस हद तक लड़ी, ना आगे देखा ना पीछे देखा, कोर्ट का रुख किया, हाई कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट में नाकामी लिखी, सुप्रीम कोर्ट में चले गए और हम वहां से देख रहे थे इस नौजवान को। यह अपनी अना की जंग नहीं लड़ रहे, बल्कि उन ताकतों का मुकाबला कर रहे थे जो यहां के लोगों को शायद काफी वक्त के बाद समझ आएगा। ये उन ताकतों के सामने खड़े हो गए जो नफरतों के पुजारी है, जो नफरत, कम्युनल राइट्स, आपसी भाईचारे को खत्म करने की साजिश लेके आए थे। और यही वजह है कि जब हमने भी वहां पे देखा, हमारे भी हाल ही में इलेक्शन हुए और आप सब जानते हैं कि इन नफरत के पुजारियों ने कश्मीर को भी किस आग की तरफ धकेलने की कोशिश की। इन्होंने वहां पे भी अपने एजेंट और जर खरीद गुलामों को भेजा ताकि हमारे दरमियान दो फाड़ हो जाए। लेकिन मैं मशकूर हूं अपने अवाम, जिन्होंने इनका वो डिजाइन, इनकी वो साजिश देखी और हर एक साजिश नाकाम। आज अल्लाह का करम है, हमने वहां पे फिर से सरकार बनाई और वो सरकार इनको मुंह तोड़ जवाब देती है, इनके एजेंडे को मुंह तोड़ जवाब देती है। इसी तरह हमने देखा यहाँ पर एक नौजवान खड़ा जो इस नफरतों की सियासत के खिलाफ लड़ रहा है, तो मैं वहां से यहाँ आया इसकी ढालस बनाने के लिए, इसकी हौसला अफजाई करने के लिए। मुझे मेरे लोगों ने भी कहा, बहुत सारे लोग यहाँ आना चाहते थे, इसके इलेक्शन कैंपेन में घर घर जाना चाहते थे, लेकिन हम वहां पर चंद मसरूफियात की वजह से वक्त पे नहीं आ सके। मैं यहाँ पे आया ताकि आप लोगों को ये बताएं कि हिशाम उस्मानी साहब वो नौजवान है जिसको अपने लिए कोई गर्व नहीं है। मैंने पूछा इसको, बहुत सारी ऑफर्स आई इसको, बहुत सारी जमातें इसको, बहुत सारी पार्टीज इसको अपना मैंडेट देना चाहते थे। कांग्रेस वालों ने मुझे कहा, दूसरी जो यहाँ मजहब के नाम पे जमाते हैं उन्होंने मुझे अप्रोच किया, मैंने समझाने की कोशिश की। इसने कहा नहीं, मुझे कोई लालच नहीं, मुझे इस शहर के लिए लड़ना है। अगर मैं किसी जमात के साथ वाबस्ता हो जाऊं, अगर मैं किसी जमात के साथ उसका मैंडेट ले लूं, फिर मैं बात नहीं कर सकता, फिर मुझे उस जमात के डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा और मैं अपने लोगों के बीच जाऊंगा। अगर वो मुझे एतमाद देते हैं तो मैं उनकी नुमाइंदगी, उनकी रिप्रेजेंटेशन बेबाक तरीके से करूं। मैं मराबा करता हूं इस नौजवान